आज हम करने वाले हैं MCQ सीरीज़ का लेक्चर 1 मैथमेटिक्स का। उसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये क्या करिएगा, जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं लिखने का काम थोड़ा कम करूँगा क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट का लैग है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला लेक्चर अपना। चलो ठीक है, आते हैं पहली स्लाइड पर, ठीक है। चलो, क्लास 10 मैथमेटिक्स MCQ सीरीज लेक्चर 1, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 93/1500 विल बी। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1500 से 93 को, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है टर्मिनेटिंग, दूसरा ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, चौथा ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, कोई भी फ्रैक्शन कैसा आएगा, रिपीटिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग का, जो भी ऑप्शन दिया गया है, तो देखो ये अगर लिखा गया है किसके फॉर्म में, हमारा लिखा गया है P/Q के फॉर्म में। जब भी इस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में ये दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो मतलब Q के फॉर्मेट होगा, जो इसका डिनोमिनेटर होगा, इसको क्या करेंगे, हम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो बनेगा केवल 2 की पावर में आता है, केवल 2 की पावर में आता है, या फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 5 की पावर में आता है, या फिर इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है केवल 2 और 5 के इन्वॉल्वमेंट से बनता है, तो उस केस में इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, और 1 भी हो सकता है, 1 से कोई लेना देना नहीं, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो ये समझ लो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और रही बात रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा, आप इसमें फैक्टर देखेंगे। जैसे मान लो ये 1500 लिखा गया है, ये कितना बनेगा, अगर इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर इसमें कोई ऐसा नंबर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मान लो 3 है, तो ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। चलो ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज। कह रहा है कोई दो नंबर को प्राइम नंबर है, उनका हम एलसीएम ले तो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होगा, या फिर सम ऑफ नंबर्स के बराबर होगा, या डिफरेंस ऑफ नंबर्स के बराबर होगा, या फिर नन, ठीक है। देखो एलसीएम दो को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि दो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर अगर लिया जाए तो केवल 1 मिले, उसके अलावा कुछ ना मिले, तो ऐसे में जब एलसीएम लेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वही उनका एलसीएम बनता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ले लिया एक लिया 4 और 5, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। ऐसे कोई दो और प्राइम नंबर लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 10 ले लिया, और ले लिया को प्राइम 10 7 ले लिया, ठीक है। देखो 10 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा 1 के अलावा, और इनका जो एलसीएम आएगा वो 70 आएगा। कितना आएगा, 70, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। इसलिए हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा, पहला ऑप्शन, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। देखो पॉलिनोमियल कैसा है हमारा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो उसमें जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले जीरो को हम मान लेते हैं अल्फा, दूसरे जीरो को क्या मानते हैं, बीटा। जैसे इसमें क्या है, अल्फा की वैल्यू मान लो कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, -3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 2, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, देखो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये लिखते हैं एक्सप्रेशन, इसके थ्रू हम पॉलिनोमियल बनाते हैं सम और प्रोडक्ट से, ठीक है। जिसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -3, इसके बदले में एक्स प्लस लगाएंगे ब्रैकेट में
अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी देगी 2, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्या बनेगा, ये मिला के क्या बन जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी पैरेलल ऑलवेज कॉन्सिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट। कह रहा है कोई पेयर ऑफ इक्वेशन है जो कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट के केस कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास होती है। पहला क्वेश्चन जनरल फॉर्म का क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, हम रेशियोज लेते हैं कॉफिशेंट का। पहले एक्स का कॉफिशेंट का जीरोज लेंगे, तो पहला लिखते हैं a1 बाई a2, फिर दूसरा चेक करते हैं b1 बाई b2, तीसरा देखते हैं c1 बाई c2, ठीक है। तो इनमें कंपैरिजन करते हैं, तो जो पहला आता कंसिस्टेंट में कौन सा आता है, जिसमें सॉल्यूशन मिलता है, इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो सॉल्यूशन मिलने का दो केस होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन का, एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, ठीक है। तो जो पहला यूनिक सॉल्यूशन का होता है वो होता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b2 अपॉन b1, ठीक है। तो इस केस में जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें जो लीनियर इक्वेशन होती है किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, कोई दो स्ट्रेट लाइन जितनी बार आपस में कट करेंगे उतने इसको सॉल्यूशन होते हैं। एक बार कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट का दो केस है, एक यूनिक सॉल्यूशन वाला है, एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, दो लाइन एक के ऊपर एक ऐसे कोइंसाइड करके जाएंगे, एक के ऊपर एक ऐसे, एक के ऊपर एक, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला, कंसिस्टेंट के लिए डी ऑप्शन, दोनों होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, कोइंसिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अभी मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, जो हमारा a1 अपॉन a2 बनता है डज नॉट इक्वल टू क्या बनता है, b1 अपॉन b2, ठीक है। इसमें अगर वैल्यू रखेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट कितना है इसमें 1 है पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है। तो जो a1 अपॉन a2 बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 1/3 बनेगा, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू b का कोएफिशिएंट पहले क्वेश्चन में क्या है, y का कोएफिशिएंट b1 -2 है, क्या है -2, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट कितना है k। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो, ये तो है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं होता है, लेकिन इसको जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे, मतलब क्या करेंगे, तो k इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब k से पूरे दोनों क्वेश्चन में दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर इधर k हो जाएगा, इधर k कट जाएगा, इधर 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो ये बनेगा k डज नॉट इक्वल टू 6, कितना बनेगा 6, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा था पेयर ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 18 एंड 4x प्लस 16y इक्वल टू 24 हैज़, इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे ये पूछा गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दूसरी क्वेश्चन नहीं दिख रही, क्योंकि जो y का कोएफिशिएंट है b2 जो है वो हमारा 16/3, क्या है 16/3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में पूरे में क्या मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो दूसरी क्वेश्चन बनेगी 3 4 जो 12x बन जाएगी, और 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 16y बन जाएगा इक्वल टू 24 बन जाएगा। तो दूसरी क्वेश्चन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ऐसी बनेगी। तो अब इसमें देखो जो पहला लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, तो इससे जब हम रेशियो लेंगे तो 3/12, a1 अपॉन a2 आएगा 3/12, जिसका मतलब होता है 1/4, ठीक है। दूसरा होगा 4/16 b1 अपॉन b2, तो हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा। अगर थर्ड देखें तो 18/24, इसको जब कट करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो ये बनेगा 3/4, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बनेगा, ठीक है। तो इस केस में
तो देखो जो तीन रेशियोज होते हैं, पहला ये रेशियो जब नहीं इक्वल होता है तो यूनिक सोल्यूशन आता है। जब तीनों रेशियोज बराबर होते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। इसमें पहला ही बराबर हो उसमें होता है नो सोल्यूशन केस। कौन सा होता है, नो सोल्यूशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही थर्ड हो जाएगा, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बन रहा है, लेकिन C1/C2 नहीं बराबर। ठीक है, चलो समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन कह रहा है देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट होता है, जिसमें क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा जो होता है ये होता है c/a। कितना होता है, c/a। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले जो एक्सप्रेशन दिएगा उसको सोलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1/1 अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम आएगा नीचे अल्फा बीटा, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, जब सॉल्व करोगे फ्रैक्शन को। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सॉरी इस पे आएगा, इस स्लाइड पे, स्लाइड पीछे हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फा बीटा। हम जानते हैं ऊपर आएगा कितना, -b/a, मतलब कॉपी नेगेटिव कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन पॉजिटिव कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो -b/a मतलब -1/1 करोगे तो -1 ही रहेगा। नीचे अल्फा बीटा आता है c/a, c की वैल्यू a1 है, 1 है, a भी 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा इफ p-1 p+3 3p-1 आर इन AP देन p इज इक्वल टू। देखो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो क्या कर सकते हैं, अगर 3 टर्म AP में है तो हम क्या करेंगे, दूसरे टर्म से, इस दूसरे टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डी जो होता है उसमें क्या होता है, सेम होता है AP में। ठीक है, एक होता है जो 3 अगर लगातार टर्म है तो जो बीच वाला होता है 2 का एवरेज होता है, बाकी दोनों बचे हुए टर्म का क्या होता है, एवरेज। मतलब जो p+3 होगा ये इक्वल टू होगा p-1 प्लस का 3p-1 अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ से देखो ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो 3p प्लस p 4p बन जाएगा, 4p-2 बनेगा। ऊपर कितना बन जाएगा, इधर 4p-2। ठीक है, तो मतलब p+3 की वैल्यू आएगी 4p-2 अपॉन 2। यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 2 जब 4, 2 2 जब 4, 2 1 2, तो इधर बनेगा ऊपर 2p-1, ऊपर बनेगा 2p-1। तो 2p को इधर ट्रांसपोज कर देंगे इस p को, और -1 को इधर लेके आएंगे, तो इधर हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना आएगा, 2p-p, p की वैल्यू कितनी है, 4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF AB अपॉन DE इज इक्वल टू दिया गया है BC अपॉन FD, देन दे विल बी सिमिलर बिन। देखो दो साइड का रेशियो बराबर दिया गया है, तो हम जानते हैं एक सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है SAS, दो साइड का दिया गया, तो अगर उसके बीच का एंगल हमको इक्वल दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें रेशियो कैसे लिखा गया है, अगर ट्राइंगल में पहले एक ट्राइंगल तो अपने मन से आप बना ही सकते हो। ठीक है, मैंने बनाया ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसका बनाया, तो इसके सिमिलर कौन सा ट्राइंगल बनेगा, देखो AB अपॉन DE बराबर है, तो मतलब AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड आएगा, DE आएगा। कौन सा आएगा, DE आएगा। ठीक है, ऐसे ही BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड आएगी, इसमें देखो मिस प्रिंट हो गया शायद, DEF नहीं FD है। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं FD। चलो FD जो आएगा AC के करस्पॉन्डिंग आएगा। देखा सुनो, यहाँ ट्राइंगल देखो A और C करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे D और F है। ठीक है, पहला वाला लास्ट वाला, पहला वाला लास्ट वाला, तो DF के करस्पॉन्डिंग आएगा। ये हो गया। अब इसमें साइड का रेशियो AB अपॉन कौन सा दिया गया है, AB अपॉन दिया गया है DE, और दिया गया है कौन सा, BC अपॉन कौन सा दिया गया है, FD। तो इसमें ये साइड इंक्लूड हुई है, ये साइड इंक्लूड हुई है, तो जो B वाला एंगल होना चाहिए D के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, D के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन C। ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा द पॉइंट्स ए कॉमा माइनस सिक्स, नहीं माइनस नहीं है, सिक्स है, ठीक है। ए कॉमा ए कॉमा नहीं, पॉइंट ए थोड़ा सा कम दिख रहा है। द पॉइंट ए इज 0,6, बी पॉइंट है -5,3, सी पॉइंट है 3,1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच। कह रहा है इसमें जो ट्राइंगल का जो 3 वर्टेक्स दिया गया है, ये ट्राइंगल कैसा फॉर्म करेगा, आइसोसेलेस फॉर्म करेगा, इक्विलेटरल की स्केलिन या राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। देखो आइसोसेलेस होने के लिए क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती हैं ट्राइंगल की, और इक्विलेटरल होने के लिए तीनों साइड इक्वल होती हैं, स्केलिन के लिए जिसमें तीनों साइड नॉन इक्वल होती हैं, ठीक है। राइट एंगल के लिए क्या होना चाहिए कि तीनों साइड निकालिए, उसमें आप पाइथागोरस को अप्लाई करिए, अगर सेटिस्फाई करता है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो मैं एक रफली एक ट्राइंगल बनाता हूँ ABC, कौन सा ट्राइंगल, ABC, ठीक है। अगर AB डिस्टेंस निकालेंगे तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है अंडर रूट में क्या बनता है, एक x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही बनता है। तो पहले में x1 0 है और दूसरा AB जो B जो पॉइंट है उसमें x2 कितना है -5, तो x1 0 माइनस करेंगे तो ये जो चाहे ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा चाहे पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर करना पॉजिटिव बनता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बनेगा, ठीक है। AB निकालते समय 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बनेगा, और 6 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 कितना है, अंडर रूट का 34। देखो अंडर रूट में आएगा इधर 25 प्लस का 3 स्क्वायर मतलब 9, तो ये आएगा 25 35 34, तो अंडर रूट का कितना आ जाएगा 34। ए बी की वैल्यू कितना है अंडर रूट में 34, ठीक है। चलो ऐसे जब बी सी देखेंगे तो -5 -3 करेंगे कितना आएगा -8, इसको स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में क्या बनेगा, बी सी निकालते समय अंडर रूट में जब -5 -3 करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा 64 प्लस में 3 में से 1 करेंगे 2 2 जब 4, तो कितना आएगा अंडर रूट में 68, कितना आएगा अंडर रूट में 68। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा अंडर रूट में 68 है तो 68, ठीक है। 68 को सब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 34, इस 34 को जब तोड़ेंगे कितना आएगा 17 इंटू 2, मतलब इसका जो आएगा आंसर 2 का पेयर बन रहा है, मतलब 2 में से एक 2 बाहर आएगा तो ये बचेगा 2 रूट अंडर रूट का 17, ये बन जाएगा BC, ठीक है। AB आया था अंडर रूट 34, ठीक है, और BC आया हमारा 2 अंडर रूट 17। देखते हैं कितना आता है AC। जब AC निकालेंगे अंडर रूट में तो x1 माइनस x2 करेंगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और फिर से 6 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा कितना अंडर रूट 34, ये भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो AC आएगा पहला आएगा, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 25, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी बचेगा क्या AC इक्वल टू अंडर रूट का 34। तो देखो जो मैंने AB निकाला था वो भी अंडर रूट 34 आया था, और AC निकाला वो भी अंडर रूट 34 आया है, और BC जो आया था वो आया था 2 रूट 17। तो इसमें 2 साइड्स बराबर आ रही हैं, तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन हुआ ख़त्म, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं वीडियो को।